जो कि इंग्लिश के अंदर जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को आपने रीड करना होता है और फिर उसके आंसर्स को उसमें से डिफाइन करना होता है और आंसर उसके अकॉर्डिंगली देने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक भी इन्वॉल्व होता है। आसान क्वेश्चन करना चाह रहे थे। हाँ आसान। सर ये जो आपने चार्ली बताया डाटा इनएडिक्वेट वाला, इसमें मतलब ये हमने जब लगाना जब कोई हमें ऊपर इसके बारे में बता ही ना गया हो। एग्जैक्टली तो डाटा इनएडिक्वेट का क्या मतलब होता है कि डाटा इनसफिशिएंट है, उसके बारे में यानी उस कंक्लूजन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। वी डोंट नो, वी कांट से एनीथिंग। सही। क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्लियर होगा जी। दो द स्टेट कल्टिवेट्स ओनली 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज, अगरचे एक रियासत काश्त करती है 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। वो कौन सी क्वालिटी के होंगे? प्रीमियम क्वालिटी, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। एंड विद मैंगोज बिकमिंग सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रेप्स, और मैंगोज के साथ दे आर बिकमिंग सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट, वो सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट हो गए हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ग्रेप्स के बाद। तो ग्रेप्स पहले नंबर पे और मैंगोज सेकंड नंबर पे। द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट, गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है कि उसको एक्सपोर्ट करे समुद्री रास्ते से, विच इज चीपर, जो कि अल्टीमेटली सस्ती होगी। एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन इन दिस रिगार्ड, एक तजुर्बा किया गया इसी सिलसिले में लास्ट ईयर, हैज प्रूव सक्सेसफुल, और वो कामयाब हुआ। आई होप सो कि ये बहुत सिंपल था और उसको मैंने थोड़ा सा उर्दू में नसर भी कर दी, नरेट भी कर दिया, कोई मसला नहीं होगा। कोई ऐसा वर्ड भी नहीं था जो कि हमें ना पता हो उसका मीनिंग। तो बड़ा स्मूथ सा पैराग्राफ था, एक सिंपल सा पैराग्राफ हमने रखा हुआ है। आए इनके कंक्लूजन्स को देखते हैं, यानी इन्फरेंसेस जो कि क्वेश्चंस की सूरत में दी गई हैं। क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स, तो क्वालिटी ऑफ मैंगोज इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपोर्ट्स के अंदर। उसने ऊपर पैसेज में ये बताया हुआ है कि दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, तो क्वालिटी प्रीमियम है। with mangoes becoming second most consumed fruit in the world after grapes, the government has been trying to export it, तो अगर वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, so that's why they are exporting it. So it is basically given in the passage that mangoes cultivated in the state are of good quality and the government is trying to export them. तो बेसिकली ये इम्प्लाई कर रहा है गिवन फैक्ट को जो ऊपर दिया गया है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ऊपर पैसेज में ही ये बात जिक्र हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। द स्टेट आल्सो एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी ग्रेप्स, क्या स्टेट एक्सपोर्ट करती है गुड क्वालिटी ग्रेप्स भी? तो उसने ऊपर ग्रेप्स का जिक्र तो किया है, लेकिन वो सिर्फ कंपैरिजन की हद तक था कि ग्रेप्स फर्स्ट कंज्यूम फ्रूट हैं और मैंगोज सेकंड, लेकिन जो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द मैंगोज। तो ग्रेप्स के बारे में कुछ ऊपर उसकी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट नहीं बताया गया, यानी नथिंग अबाउट द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेप्स बाय द स्टेट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो जब वो मेंशन ही नहीं है पैसेज के अंदर, तो इस लिहाज से the state also exports good quality grapes, we cannot say anything because you haven't told us in the passage. So right answer would become data inadequate. Question number 3, there are some problems. अब यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में अगर ये बातें चल रही हैं कि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, हमने टोटली पैसेज के अकॉर्डिंगली बात करनी है, हमने कोई एजम्पशन अपनी बीच में नहीं लेकर आनी। तो एजम्पशंस जो थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्व होंगी वो प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स की हद तक होंगी। हाँ ऐसा क्वेश्चन सर इधर हम डेफिनेटली फॉल्स भी तो कर सकते हैं क्योंकि ऊपर उसका जिक्र नहीं किया हुआ, और तो फॉल्स स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली फॉल्स मैंने बताया था कि डेफिनेटली फॉल्स के लिए उसका जिक्र ऊपर होना चाहिए और नीचे कंक्लूजन में उसका टकराव होना चाहिए, यानी कंट्राडिक्ट करनी चाहिए। तो स्टेट आल्सो एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी ग्रेप्स, ये किस स्टेटमेंट के साथ ऊपर वाले पैसेज के अंदर किसके साथ कंट्राडिक्ट कर रही है? किसी के साथ भी कंट्राडिक्ट नहीं कर रही। तो जब कंट्राडिक्ट ही नहीं कर रही तो हम डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कर सकते। समझ आई?
सर। आगे डेफिनेटली फॉल्स जब आएगा तो उसको भी देखेंगे कि वो कैसे डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। जी देखते हैं थर्ड में, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू अ सी रूट। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मैंगोज की एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री रास्ते से? ऊपर तो जब उसने ये बताया हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इट थ्रू सी रूट विच इज चीपर, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया विच वाज डन इन दिस रिगार्ड लास्ट ईयर हैज प्रूव सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल पाया गया है। तो according to the passage, the government is trying to export mangoes through sea route, which is cheaper. This clearly means that exporting mangoes through sea route does not cause any problem. तो जब वो प्रॉब्लम ही कॉज नहीं करेगा तो नीचे वाली बात ये जो कंक्लूड की गई है ये अगेंस्ट द पैसेज की गई है, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस इन्फेरेंस व्हिच बेसिकली कंट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। सो एहसान, इसमें अब देखो, इसमें अब मैं क्या करूंगा कि डेफिनेटली फॉल्स करूंगा। तो दिस इज हाउ यू प्रेफर डेफिनेटली फॉल्स। कोई भी कंक्लूजन आ जाए, कंक्लूजन का कंट्राडिक्शन होना चाहिए गिवन पैसेज के साथ। मरियम राशिद जी क्वेश्चन कीजिए। सर इसको डेल्टा भी तो कर सकते थे ना? प्रोबेबली फॉल्स। यस सर। सर ये तो इसमें कि 100 गवर्नमेंट ट्राई कर रही है मतलब थ्रू सी रूट। हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है थ्रू सी रूट। मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि वो चीपर है, मतलब इजियर वे या इस तरह का तो कोई नहीं लिखा हुआ ना कि मतलब डेफिनेटली फॉल्स कैसे है सर? an experiment which was done in this regard last year has proved successful। तो सक्सेसफुल का क्या मतलब है कि कामयाब हुआ है। तो कामयाब कब होता है? जब इजियर होता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस, उसको एक्सपोर्ट करने की जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं हुई। हमने तो ये देखना था कि क्या ऊपर दिए गए पैसेज के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम कॉज हो रही है, जबकि ऊपर दिए गए पैसेज के अंदर तो ये लिखा हुआ था कि वो जो उनका तजुर्बा हुआ है वो कामयाब साबित हुआ है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रही है कंक्लूजन उसके साथ। ऊपर कुछ और बात लिखी हुई है और नीचे कंक्लूड कुछ और कर रहा है। प्रॉबेबली फॉल्स तो हम इसको तब करेंगे जब ऊपर कुछ ऐसी बात लिखी हुई हो कि जिसके अंदर हम ये फिर आगे से थोड़ा बहुत एज्यूम करें कि ये फॉल्स हो सकती है। ये तो कंप्लीटली फॉल्स हो रही है। उसने कहा है प्रॉब्लम कॉज कर, तो प्रॉब्लम तो कॉज ही नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम कॉज तो तब होती जब उनका जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ये सक्सेसफुल ना होता। आई होप सो माय पॉइंट इज क्लियर। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दैट वुड बी डेफिनेटली फॉल्स। एहसान, आई होप सो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द अदर एक्सपोर्ट्स आर थ्रू सी रूट्स व्हिच इज चीपर। नाउ दिस इज अ बिट क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बहुत सी अदर दूसरी एक्सपोर्ट्स जो होंगी आर थ्रू सी रूट्स व्हिच इज चीपर। तो मोस्ट ऑफ द अदर को भी फिलहाल भूल जाओ। हम यहां तक तो स्टैंड करते हैं कि एक्सपोर्ट्स आर थ्रू सी रूट्स व्हिच इज चीपर। तो अगर एक्सपोर्ट मैंगो की जा रही है सी रूट से जो कि चीपर है, इसमें इस बात का जिक्र ऊपर पैसेज में भी है, ठीक है। अब मैंगोज को अगर मोस्ट ऑफ द अदर कर दें, यानी बाकी दूसरों के लिहाज से अगर मैं फॉर एग्जांपल सोचता भी हूं कि हो क्या रहा है कि सी रूट एक क्या है, एक जरिया है, एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, एक कन्वे करने का। तो एक अगर उनकी शिपमेंट अगर हो रही है फॉर एग्जांपल सी रूट से तो वो चीपर पड़ रही है, तो मैंने सिर्फ अगर मैंगोज को रिप्लेस करना है किसी और चीज से तो वो अदर चीजें आ जाएंगी। तो अदर चीजें भी क्या होंगी, उनका भी मेन कॉज क्या होगा, उनका यही इफेक्ट आएगा कि वो थ्रू सी रूट चीपर ही पड़ेंगी। तो ये बात अगर मैं एम्प्लॉय कर रहा हूं ऊपर दिए गए पैसेज से कि अदर के रिस्पेक्टिव से, तो ये बात क्या हो रही है, प्रॉबेबली ट्रू हो रही है। यानी कि अगर मैंगोज के लिए ये तजुर्बा कारगर साबित हुआ है, मुफीद हुआ है, तो अदर एक्सपोर्ट्स के लिए भी हो सकता है। तो देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू। इसके फॉल्स होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि तजुर्बे से साबित हो गया। तो अदर एक्सपोर्ट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द अदर जो मैंगोज से हटकर अगर भी एक्सपोर्ट की जाएगी तो डेफिनेटली वो भी चीपर ही पाई जाएगी, वो भी चीपर ही होगी।
तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर प्रोबेबली ट्रू होगा। तो पैराग्राफ के मुताबिक अगर देखा जाए तो समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट सस्ती है, इस बात पे हम सब स्टैंड आउट करते हैं। शायद दूसरी एक्सपोर्ट्स भी समुद्री रास्ते से सस्ती रहें, तो यहाँ पे शायद यानी कुड बी का वर्ड आ रहा है और वो इस बात को सेकंड कर रहा है कि एक्सपोर्ट्स थ्रू सी रूट विच इज चीपर, तो इस वजह से हम प्रोबेबली ट्रू करेंगे। जी मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अहमद, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह सर इस पे पाक। अल्फा नहीं होना चाहिए? अल्फा तो तब होता जब वो विद रिस्पेक्ट टू मैंगोज बात करता। हमें मैंगो की एक्सपोर्ट के बारे में ये पता है, क्लियर कट पता है कि मैंगो की एक्सपोर्ट सी रूट से हो रही है और वो सस्ती पड़ रही है। अदर के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अदर के बारे में हम ये गुमान रख रहे हैं कि चूंकि ये एक्सपोर्ट हो रही है सी रूट से और वो चीपर वे है, तो इस वजह से शायद दूसरी भी अगर कोई प्रोडक्ट आ जाती है, कोई कमोडिटी आ जाती है मैंगोज के अलावा, तो वो भी अगर सी रूट से की जाएगी तो वो भी चीपर ही पड़ेगी। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय कर रही है गिवन फैक्ट को जो ऊपर पैसेज में दिया गया है। ये 100% ट्रू नहीं है, ये प्रोबेबली ट्रू है, कुड बी ट्रू है, देयर इज अ चांस ऑफ बीइंग ट्रू। ठीक हो गया। जी सईदा नूर सबा क्वेश्चन। अहमद माइक ऑफ कर दो। सर ये डेफिनेटली ट्रू हो सकता है, क्योंकि मैंगो से हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो सी रूट है, तो जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मैंगो लेके जा रहे हैं या कुछ भी लेके जा रहे हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ मीडियम से है ना। तो जब Exactly. मैंगो की ट्रांसपोर्टेशन चीपर हो सकती है, तो और भी किसी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ जी एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन हम इख्तिलाफ कर रहे हैं डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू पे। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबली ट्रू है, आप कह रही हैं डेफिनेटली ट्रू है। प्रोबेबली ट्रू मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंगोज का जिक्र है, तो मैंगोज के जिक्र के लिहाज से ये डेफिनेटली ट्रू होता। लेकिन अब अगर वो अदर कह रहा है तो ऊपर अदर का जिक्र नहीं है, इस वजह से मैं इसको प्रोबेबली ट्रू कर रहा हूँ। आई वुड टोटली विद रिस्पेक्ट टू पैसेज में रहना है। जी, तो आई वुड टोटली बी फॉलोइंग एंड रिलाइंग ऑन द पैसेज। इसमें मेरी सॉरी सर मुझे कुछ और कहना है। मैं आपकी बात ये समझ गई। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत आ रही है, वो इसलिए कि सर डेटा इनएडिक्वेट की आपने बात की सवालात करवाने से पहले कि हम चार्ली ऑप्शन तब लेंगे जब बात का जिक्र ही ना हो। पर यहाँ ग्रेप्स की बात तो कर रहे हैं, और जब मैंगो भी एक्सपोर्ट हो रहा है और ग्रेप्स भी, और वहाँ ये मेंशन भी किया हुआ है कि ग्रेप जो है वो फर्स्ट मोस्ट कंज्यूम फ्रूट है। तो यहाँ पे प्रोबेबली ट्रू नहीं आ सकता, क्योंकि बात तो हो रही है ग्रेप्स की। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है? क्वेश्चन में एक्सपोर्ट का जिक्र है, एक्सपोर्ट गुड क्वालिटी ग्रेप्स। तो पैराग्राफ के अंदर एक्सपोर्ट का जिक्र है ग्रेप्स के मुताबिक, ग्रेप्स के रिस्पेक्ट से नहीं, कंज्यूम की बात है सर। तो स्टेट आल्सो एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी ग्रेप्स, जो कि दूसरे के अंदर था। चूंकि एक्सपोर्ट का जिक्र नहीं था और ना ही उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ था, ठीक है, तो ना ही एक्सपोर्ट ना ही प्रोडक्शन, तो इस वजह से हमने डाटा इनएडिक्वेट किया था। आप इसको क्या कहना चाह रही हैं? प्रोबेबली ट्रू जी, क्योंकि ग्रेप की बात तो हो रही है, इस वजह ग्रेप्स से। की बात हो रही है, लेकिन इन कंपैरिजन विद द ग्रेप्स हो रही है कि कंज्यूम फूड कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो वो पहले नंबर पे ग्रेप्स है और दूसरे नंबर पे मैंगोज। लेकिन हमें बताया मैंगो के बारे में है, उसके बारे में नहीं बताया हुआ, हम कुछ नहीं कह सकते। वी आर सॉरी। मोहम्मद अहमद क्वेश्चन। अहमद क्वेश्चन। सर सॉरी, वो पहले ही वो करना था ना क्वेश्चन 4, तो वो मैं लो कर लेता हूँ सर, सॉरी। आई होप सो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन आपकी कुछ थिंकिंग में मोल्ड करने में कामयाब हो रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज। क्या स्टेट कल्टिवेट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज? पैसेज के अंदर बताया गया है कि लार्ज नंबर यानी 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज ये कल्टिवेट किए जा रहे हैं विच आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी।
अब वो प्रीमियम क्वालिटी के हो गए हैं, ठीक है। उसको अगर आप मीडियम क्वालिटी कहेंगे तो दिस विल नॉट बी गोइंग विद द पैसेज। इफ दिस इज नॉट गोइंग विद द पैसेज तो हम क्या करेंगे, इसको डेफिनेटली फॉल्स करेंगे। जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। we were on this question number 5. The state also cultivates a large number of medium quality of mangoes. मेरा यहाँ पे ये कंसर्न था कि स्टेट तो कल्टिवेट कर रही थी प्रीमियम क्वालिटी के मैंगोज, तो विद रिस्पेक्ट टू साइज मीडियम है, स्मॉल है, व्हाटएवर दे आर, हमें सिर्फ ये पता है कि वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी के लिहाज से अगर तुम यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हो तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है गिवन पैसेज के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेट कल्टिवेट्स 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज ऑल ऑफ विच आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। तो अगर वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं तो ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा किसके साथ, गिवन जो पैसेज है उसके साथ। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तमन्ना खानी, यू हैव अ क्वेश्चन। सर ये प्रोबेबली फॉल्स भी तो हो सकता है ना? गिव मी अ रीजन। सर बस मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है। आपको लग रहा है तो किसी बेस पे होगा ना। आई वांट टू नो योर फीलिंग्स अबाउट इट कि कैसे लग रहा है। आप कह रही हैं प्रोबेबली फॉल्स। प्रोबेबली फॉल्स तब होगा जब फॉल्स के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स यानी 100% फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर कितना था जानती हो, 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज थे। ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्या वो मीडियम क्वालिटी के थे? पैसेज में क्या लिखा गया है कि वो प्रीमियम क्वालिटी के थे। तो जब वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं तो तुम मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज को कैसे कंक्लूड कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, कंट्राडिक्ट कर रही है गिवन पैसेज के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स होगा। हाँ, सही है। अगर मैं इसको इस लिहाज से देखूं कि अगर आप समझ आ गई सर। जी, अगर आप इसको प्रोबेबली फॉल्स इस लिहाज से कर रही हैं कि स्टेट आल्सो कल्टिवेट्स, कि वो मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज भी कल्टिवेट करेगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें अपने माइंड के अंदर कि वो भी जो भी कर रहा है वो 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज हैं, और वो सारे के सारे क्या है, प्रीमियम क्वालिटी के, तो उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा पैसेज के अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से हमने इसको डेफिनेटली फॉल्स में रखा। नूरुल हुदा, यू हैव अ क्वेश्चन। सर जो हमने भी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 किया सर, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में सर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हम मैंगोज एक्सपोर्ट करते हैं, उसका रीजन ये है कि मैंगोज हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी के हैं सर। तो अब अगर हम पैसेज पढ़े तो हमें ये बात भी मतलब समझ आ सकती है कि क्योंकि मैंगोज की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट तो वो चीज करते हैं कि जो हमारे पास सफिशिएंट होती है। तो सर अगर एक चीज के हमारे पास 2 रीजंस हैं तो हम उसको फिर मतलब डेफिनेटली ट्रू ही कंसिडर करेंगे। किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप? सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रीजंस बताएं मुझे कौन से हैं। सर अगर हम पैसेज पढ़े तो हमें ये भी तो पता चलता है कि हमारे पास मैंगोज की क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हमारे पास वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं तो हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर अगर हम मतलब पैसेज पढ़ के अगर हमें 2 रीजन समझ आ रहे हैं हमारे आंसर के, तो सर हम तब भी डेफिनेटली ट्रू ही करेंगे। डेफिनेटली ट्रू ही करेंगे, क्योंकि मैंने भी यही 2 रीजंस दिए थे कि इट इज गिवन इन द पैसेज दैट मैंगोज कल्टिवेट इन द स्टेट आर ऑफ गुड क्वालिटी and the government is trying to export them. That's why government is trying to export them. If they are of the premium quality and they are producing like 3.2 lakh tons of mangoes,
तो मैंने भी यही 2 रीजंस दिए थे उसको डेफिनेटली ट्रू करने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो 2 रीजंस, मतलब वैसे तो एक ही रीजन बहुत था प्रीमियम क्वालिटी होने का, लेकिन 2 रीजंस अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली से भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ओके सर। ओके, माइक ऑफ कर दिया करें। अलीहा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी, क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आया? जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट्स, क्या स्टेट कास्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ज्यादा मिकदार में मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ये वो कंक्लूड कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है। तो अगर इस पूरी स्टेटमेंट को द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज, अगर तुम उसके अगेंस्ट रखो दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, तो प्रीमियम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा जो पैसेज में दिया गया है और जो कंक्लूड कर रहा है। हमें सिर्फ पता है प्रीमियम क्वालिटी का। विद रिस्पेक्ट टू साइज तुम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो, तो वो कैसे कर रहे हो? हमें पता है प्रीमियम क्वालिटी के हैं, प्रीमियम क्वालिटी के अंदर मीडियम आता है, स्मॉल आता है, लार्ज आता है, वट एवर दे आर कमिंग वी डोंट नो, हमें सिर्फ इतना पता है प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी ही तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, तुमने मीडियम कर दिया। तो प्रीमियम और मीडियम का क्या हुआ? कंट्राडिक्शन पाया गया। इस वजह से हमने क्या किया? डेफिनेटली फॉल्स कर दिया कि मीडियम नहीं कर रहे थे भाई, प्रीमियम कर रहे थे। आई होप सो कि ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ये किस लिहाज से हमने इसको डील करना होता है। वी डोंटली वांट टू डील इट विद द पैसेज। ये कंक्लूजन्स दी गई हैं, इन्फरेंसेस दी गई हैं, इन्फरेंसेस को हमने टोटली रखना है पैसेज को मद्देनजर रखते हुए। जी, आई शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द अदर वन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अ टाइगर व्हेन किलिंग इट्स नेचुरल प्रे, एक शेर जब किल करता है अपने कुदरती शिकार को, विच इट डज आइदर बाय स्टॉकिंग, जो कि वो करता है नजर रख के या पीछा करके, और लाइंग इन वेट, या फिर लेट कर इंतजार करते हुए, लाइंग इन वेट फॉर इट, डिपेंड्स फॉर द सक्सेस ऑफ इट्स अटैक। ये डिपेंड करता है उसके अटैक करने की कामयाबी पे, ऑन इट्स स्पीड, उसकी रफ्तार पे, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट, और थोड़ी कम मिकदार में, ऑन द कंडीशन ऑफ इट्स टीथ एंड क्लॉज। ओके, उसकी कंडीशन ऑफ टीथ और क्लॉज के ऊपर, लेकिन ज्यादातर डिपेंड जो कर रहा है वो सक्सेस ऑफ इट्स अटैक एंड ऑन इट्स स्पीड कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंडीशन ऑफ इट्स टीथ और क्लॉज के ऊपर भी, लेकिन टू अ लेसर एक्सटेंट। When therefore a tiger is suffering from one or more painful wounds, जब टाइगर सफर करता है फ्रॉम वन और मोर पेनफुल वुंड्स, और व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग, जब टाइगर सफर कर रहा होता है एक से ज्यादा पेनफुल वुंड्स के तहत, और या फिर उसके टीथ मिस हो जाएं और या डिफेक्टिव हो जाएं, एंड इट्स क्लॉज वॉर्न डाउन, क्लॉज वॉर्न डाउन का मतलब है उसके पंजे गिर जाना, एंड इट इज अनएबल टू कैच एनिमल्स, तो फिर वो अनएबल हो जाता है कि वो एनिमल्स को कैच कर सके यानी पकड़ सके। अनएबल मीन्स नाअहल हो जाना। इट हैज बीन अकस्टम टू ईटिंग, तो फिर वो अनएबल यानी नाअहल हो जाता है एनिमल्स को पकड़ने में जिनका वो खाने का आदी होता है। Accustomed means habitual, used to, आदी होना। It is driven by the necessity to killing human beings, तो वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसानों को मारता है। आई होप सो कोई मसला नहीं हुआ होगा इस पैसेज को भी पढ़ने में, और मैंने नरेट भी कर दिया। जी, मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स आर द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स। अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल प्रे होते हैं टाइगर्स के, यानी इंसान शेर का फितरी शिकार है। ऊपर दिए गए पैसेज के अंदर उसने ये बताया हुआ था कि वो नेचुरल प्रे उसका क्या होता है, वो एनिमल्स ही होते हैं।
इंसान उसका शिकार कब बनता है, वो एक कंडीशन बताई गई थी जब उसके पेनफुल वुंड्स हो जाते हैं, उसके टीथ मिस कर जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं, या फिर वो उसके क्लॉज उसके पंजे गिर जाते हैं, तो फिर वो अनएबल हो जाता है उनको किल करने में, यानी जिनको वो खाने का आदी होता है उनको कैच करने में। तो फिर जरूरत क्या आती है कि वो इंसानों को मारता है। लेकिन उससे पहले नेचुरल प्रे कौन होता है, वो उसके नेचुरल प्रे जो उसके एनिमल्स होते हैं वो वही होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स। ये ऊपर दिए गए पैसेज को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। टाइगर्स टेक टू किलिंग ह्यूमन बींग्स व्हेन दे आर अनएबल टू कैच द एनिमल्स। ये तभी कैच करेंगे, तभी करेगा ह्यूमन बींग्स का शिकार व्हेन ही इज अनएबल टू कैच द एनिमल्स they are used to eating. This violates the facts given in the passage, जो कि टोटली तरीके से क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है गिवन पैसेज के अंदर। तो राइट आंसर वुड बी डेफिनेटली फॉल्स होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शार्प क्लॉज आर नीडेड बाय द टाइगर्स टू किल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। शार्प क्लॉज चाहिए होते हैं टाइगर्स को ताकि वो एनिमल्स को किल कर सके फॉरेस्ट के अंदर। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली ट्रू। ये ऊपर पैसेज से भी पता चल रहा है। उसने ज्यादा डिपेंडेंस शो की थी सक्सेस ऑफ इट्स अटैक और ऑन इट्स स्पीड, और फिर ये भी कहा था कि कुछ हद तक, ठीक है, लेसर एक्सटेंट, कंडीशन ऑफ इट्स टीथ और क्लॉज पे भी डिपेंड करता है। तो अगर वो कुछ हद तक डिपेंड करता है तो वो डिपेंड तो करता है ना। तो शार्प क्लॉज आर नीडेड बाय द टाइगर्स टू किल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। डेफिनेटली उनको किल करने के लिए उसको शार्प क्लॉज की जरूरत होती है, इवन इफ इट इज एट अ लेसर एक्सटेंट उसके ऊपर डिपेंडेंस हो रही है। लेकिन इवन देन लेसर एक्सटेंट के हिसाब से भी क्या हो रही है, जरूरत तो पड़ रही है ना, यानी उसकी कंडीशन ऑफ टीथ और क्लॉज के ऊपर। तो इसका राइट आंसर, शार्प क्लॉज आर नीडेड बाय द टाइगर्स टू किल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टू टेक टू मैन ईटिंग। बुढ़ापा शेरों को इंसान खाने के लिए मजबूर करता है। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्या बुढ़ापे का जिक्र हुआ है ऊपर पैसेज के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द टाइगर? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि उसकी जो कंडीशन बताई गई है तो बुढ़ापे में भी ऐसी कंडीशन होगी, तो आई एम सॉरी टू से वो होगी नहीं होगी ये पैसेज में नहीं बताया गया, ठीक है। तो एज्यूम अपने पास से कम करना है, और इसके अंदर पैसेज के अंदर ओल्ड एज का टाइगर का जिक्र ही नहीं है। तो ओल्ड एज प्रोपेल्स मींस धकेलना। बुढ़ापा शेरों को इनको इंसान खाने के लिए मजबूर करता है, प्रोपेल मजबूर करना होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया ओल्ड एज के रिस्पेक्टिव से। तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन, जो क्लॉज वॉर्न डाउन के बारे में लिखा है वही एज से रिलेटेड ही होगा ना, कि टाइम के साथ वॉर्न डाउन हो जाते हैं क्लॉज। एज के रिस्पेक्टिव से लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा? व्हेन देयरफॉर अ टाइगर इज सफरिंग फ्रॉम वन और मोर पेनफुल वुंड्स, और फिर और आगे क्लॉज के बारे में लिखा हुआ ना वॉर्न डाउन, तो वॉर्न डाउन टाइम के साथ ही होंगे। हाँ जी, और व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग और डिफेक्टिव एंड इट्स क्लॉज वॉर्न डाउन। तो ये सारी सिचुएशन क्या मुझे इस बात पे लेकर जा रही है कि वो उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया है? नहीं, उसने स्टार्ट किस बात से किया, सफरिंग फ्रॉम वन और मोर पेनफुल वुंड्स। तो पेनफुल वुंड्स के अंदर उसके जख्म भी हो सकते हैं, उसके टीथ मिस हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं, या उसके क्लॉज वॉर्न डाउन हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? तो और के बारे में लिखा हुआ है ना। हाँ जी, और के बारे में तो वो इससे डिफरेंट सेपरेट केस है। हाँ जी, तो ओल्ड एज का फिर कैटेगोरिकली इसको मेंशन करना चाहिए था ना, हमें इस तरह ये बहस में तो नहीं डालना चाहिए था। आई शुड बी फॉलोइंग द पैसेज ओनली, कि ये वाकई में फिर क्या है, ये ओल्ड एज की तरफ लेकर जाते हैं, फिर उस तरह कंक्लूड करता तो फिर मैं उसको मानता भी। लेकिन अब अगर वो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर रहा है तो मैं इसको मानूंगा नहीं, ठीक है। मैं इसको यही कंसिडर करूंगा कि ये बेसिकली उसके पेनफुल वुंड्स हैं। जब वो फॉर एग्जांपल शिकार वगैरह करता होगा तो उसके जख्म वगैरह लग जाते होंगे, उसके पंजे डैमेज हो जाते होंगे, उसके टीथ गिर जाते होंगे, व्हाटएवर द रीजंस आर, वो उसके अकॉर्डिंगली मैं सोचना शुरू कर दूंगा।
अलीहा। जी ठीक है सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो था कि मोस्ट थिंग्स आर इजियर टू चीप, सॉरी उनको सी के थ्रू उनकी ट्रांसपोर्ट होती है वो चीप होती है, तो हमने वहाँ पे खुद एज्यूम कर लिया था, प्रोबेबली ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे भी तो बेटा हम कर ही सकते हैं ना, लाइक व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग, ये हमें ये ओल्ड एज की है एक साइन ये भी। ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टेक टू मैन ईटिंग, क्या बुढ़ापा शेरों को इंसान खाने के लिए मजबूर करता है? अब इसके अंदर आप कह रही हैं प्रॉबेबली ट्रू, तो प्रॉबेबली ट्रू के अंदर क्या चांसेस हो रहे हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो तब भी वो इंसान खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? नहीं सर, हमेशा नहीं, लेकिन लाइक वॉन्ट्स वाले केस में भी वो मैन ईटिंग करती हैं, लेकिन यहाँ ओल्ड एज वाली सेंस बन रही है कि बेटा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करिए ना। हाँ जी। हाँ, अगर ये सेंस बन रही है तो सेंस बनाने के लिए जो ओल्ड एज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको वहां पे मेंशन करना चाहिए था। जब उसने मेंशन नहीं किया तो मैं अब बुढ़ापे के अंदर वो अपने आप को मजबूर कर लेता है इंसान को खाने के लिए, वो करता है नहीं करता इसका पता नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि भाई जब वो जख्म उसको मिल जाते हैं, उसके टीथ का मसला हो जाता है, उसके क्लॉज का मसला हो जाता है, फिर वो अपने आप को जरूरत बवक्त जरूरत उसको पूरा करने के लिए इंसानों को मारता है। हमें तो ये बताया गया था भाई, और तुम इधर कह रहे हो कि ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टेक टू मैन ईटिंग, तो ये हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि बुढ़ापा करता है नहीं करता। शायद बुढ़ापे में, अब इसमें जितनी भी असम्पशंस में मैं जाऊंगा, बहस में जाऊंगा, तो वो टॉपिक से टॉपिक निकलता जाएगा। जब टॉपिक से टॉपिक निकलता जाएगा तो फिर उसका कोई कंक्लूजन, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ बुढ़ापे का जिक्र नहीं हुआ, आई रेस्ट माई केस, तो इस वजह से हम डाटा इनएडिक्वेट कर रहे हैं। जी शरियार खान। सर इसमें स्पीड का तो डिस्कस किया गया है ना, जब बुढ़ापा आता है तो ऑब्वियसली स्पीड और स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, तो आई थिंक डिपेंड तो करता है। मतलब यंग एज में बहुत एक्टिव और जो हंटिंग होता है उसमें पावर ज्यादा होती है, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो वो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो आई थिंक इट प्रोपेल्स लायंस टू प्रीडेट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, तो ओल्ड एज ऊपर जो उसकी स्पीड के बारे में बताया हुआ है, उससे ओल्ड एज को किस तरह कनेक्ट कर रहे हो? सर ओल्ड एज में तो हमारे बूढ़ों को तो चलना ही नहीं आता, तो शिकार कहाँ से कर सकते हैं? हाँ जी, तो अगर ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टेक टू मैन ईटिंग के अगर वो शिकार ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो मैन का शिकार किस तरह करेगा? सर ये केस मैंने पढ़ा था कि जब शेर शिकार नहीं कर सकता ना, तो इंसानों को क्यों खाता है, कैसे खा सकता है? वो बेसिकली ना डराता है। तो ज्यादातर जो उनका शिकार होती है ना, वो लेडीज बनती हैं, वो इस तरह के उनको डरा के ना बेहोश कर देते हैं और बाद में बेहोशी कंडीशन का। तो ये सारी चीजें अगर नेशनल ज्योग्राफिक की हद तक हैं तो वो बहुत सी चीजें निकल आती होंगी, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट के अंदर बताया गया है हमने टोटली रिपोर्ट के लिहाज से चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहे हैं कि ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टेक टू मैन ईटिंग, क्या बुढ़ापा मजबूर करता है इंसान खाने के लिए? तो बुढ़ापे के बारे में अगर आप ऊपर देख रहे हैं कि कंडीशंस इस तरह की मेंशन हो रही हैं जो कि बुढ़ापे के अंदर भी ऐसी होंगी, वो होंगी कि नहीं होंगी इसके बारे में कंफर्म बता सकते हैं मुझे? तो यहाँ पे वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर कि बुढ़ापे की कंडीशन में जाके वो क्या करता है। उसने हमें ये बताया हुआ है कि जब वो जख्म आएंगे तो फिर वो किस तरह परफॉर्म करेगा, उसने हमें सिर्फ ये गाइड किया हुआ है। तो इन माय ओपिनियन डाटा इनएडिक्वेट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाकई में थोड़े बहुत एम्बिगुअस हैं, उसके लिए मैं आपके पास ओपनली मैं आपको बताऊंगा कि ये एम्बिगुअस है, इसका आंसर ये लगा हुआ है पीछे, तो मेरे लिहाज से ये बनता है। ठीक है, बराबर, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टाइगर किल्स मैन ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। मतलब क्या है? शेर इंसान को तभी मारता है जब उसे जख्मों से नाअहल किया गया हो। इनकैपेसिटेटेड मींस माजूर। तो टाइगर किल्स मैन ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। बात बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू है। तो यहां पे थोड़ा बहुत ना इस लिहाज से भी सोचना होता है
जी मोहम्मद हुसैन। सर ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ओनली लिखा हुआ है, लेकिन जब इन्होंने पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वैसे भी जब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती तब वो कर लेते हैं, इंसानों को मार लेते हैं। मैं ट्रू इस वजह से कर रहा हूँ कि और टाइगर के, हाँ टाइगर तभी इंसान को मारता है जब उसे जख्मों से नाअहल किया गया हो, तो ऊपर भी यही तो लिखा हुआ है। एंड इट इज अनएबल टू कैच एनिमल्स इट हैज बीन अकस्टम्ड टू ईटिंग, इट इज ड्रिवन बाय द नेसेसिटी टू किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो जब वो जख्मों से उसको नाअहल किया गया होता है तो वो जिन जानवरों का खाने का आदी होता है उनको जब वो नहीं कैच कर पाता तो फिर वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसानों को मारता है। तो टाइगर किल्स मैन। लेकिन इसका ओवरऑल जो जनरल रीजन है वो तो ये है ना कि बाकी खाना नहीं इसे मिलता, इस वजह से अनएबल टू कैच एनिमल्स इसका असल रीजन होगा ना। अनएबल टू कैच एनिमल्स क्या? इसका असल रीजन होगा ना कि ह्यूमंस को मारता है या मैन को मारता है। हाँ तो मैं रीजन यही दे रहा हूँ कि a tiger takes to killing man only when certain wounds render it incapable to take its natural prey। जब वो incapable होता है अपना natural prey लेने के लिए या उसको कैच करने के लिए the animals in the forest, तो तभी वो इंसान को मारता है। यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि टाइगर किल्स मैन, ठीक है, only when it has been incapacitated through wounds। तो मैन के बाद अगर कॉमा लगा दो तो फिर सेंस बनेगी। टाइगर किल्स मैन ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स, तब डेफिनेटली ट्रू है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा पंक्चुएशन वाइज चेंज करूं, टाइगर किल्स मैन ओनली, सिर्फ मैन को ही करता है व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स, जब वो, तो दोनों लिहाज से सेंस सेम ही बनती है। जी अलीहा। सर मैंने यही पूछना था कि वुंड्स के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस, लाइक जब उसके टीथ मिसिंग होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं, क्लॉज वॉर्न डाउन हो जाते हैं, तब भी वो मैन को ही किल करता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं ना होगा। तो पेनफुल वुंड्स एक उसके अंदर आ रहा है ना कंक्लूजन के अंदर, तो जब एक ही बात आ गई है पेनफुल थ्रू वुंड्स आ गई है तो ऊपर पेनफुल वुंड्स का जिक्र था और बाकी और करके कर रहा था ना। हाँ जी। तो इस वजह से अगर एक भी बात आ गई है तो मैं उसको सेकंड करूंगा। सारी बातों का आना जरूरी तो नहीं था, एक बात सर अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हमारे माइंड में यही सेंस बन रही है ना कि ये मैन का शिकार तभी करेगा जब इसको मतलब ये मतलब पेनफुल वुंड्स का मतलब होंगे इसमें, तो लेकिन इसकी तो और भी बहुत सारी रीजंस है ना। क्या रीजंस हैं? लाइक सर ये ऊपर स्टेटमेंट पैराग्राफ में लिखा हुआ ना कि जब इसके टीथ मिसिंग होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं तब भी ये मैन का किल करता है। हाँ तो वो और करके लिखा हुआ है ना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक उसने बात बता दी है वुंड्स, तो यही काफी है इसके ट्रू होने के लिए, क्या ये काफी नहीं है? आपको यहाँ पे ये सारा कुछ लिख के देता है, इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स और व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग और डिफेक्टिव एंड क्लॉज वॉर्न डाउन, ये सारा लिखता, फिर आप इसको डेफिनेटली ट्रू करती नहीं। इसको जब एक उसने पेनफुल वुंड्स कर दिया है यानी वुंड्स उधर लिख दिया है तो उसकी वजह से भी वो क्या करेगा, इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स हो जाएगा और तब वो टाइगर किल करेगा मैन ओनली, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। जी तैयबा इरशाद। सर लेकिन इसमें लिखा है ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि अब टाइगर के सामने बंदा खड़ा और उसको कुछ नहीं कहेगा? बेशक वो बिल्कुल हेल्दी भी हो, वो फिर भी बंदे का शिकार तो करेगा ना। ये बंदा खड़ा हुआ है, ये पैसेज में लिखा हुआ सामने? नहीं सर, बट सर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वो बंदे को छोड़ेगा तो नहीं। हाँ छोड़ेगा नहीं, ये कॉमन सेंस आपकी, मैं अगर आप हमारी कोई जनरल डिस्कशन हो रही होगी तो मैं आपकी कॉमन सेंस को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ये कॉमन सेंस मुझे पैसेज से नजर नहीं आ रही। ओके सर। जी तैयबा इरशाद। मोहम्मद अहमद। जी सर ये इस स्टेटमेंट से तो हमें एक ही कंडीशन पता चल रही है ना कि टाइगर मैन को सिर्फ तब भी मतलब उसका शिकार करता है कि जब उसे वाउंड्स आए हो, मतलब वो इनकैपेसिटेटेड थ्रू वाउंड्स हो, मतलब जी यही जी कंडीशन है सिर्फ। सर इस स्टेटमेंट से तो हमें यही पता चल रहा है
कि जब उसे वाउंड्स वगैरह आए हों तो तब भी वो शिकार करेगा मैन का। तो इससे तो ये भी पता चल रहा है कि मतलब जैसे आगे पैराग्राफ में उसने कहा था कि उसके टीथ मिसिंग या डिफेक्टिव हो, तो ये भी कंडीशन है कि वो मैन को किल करेगा, या उसके क्लॉज जो है वो वोन डाउन हो, ये भी कंडीशन है कि वो मैन को मतलब किल करेगा, उसका शिकार करेगा। तो सर मैं यही ये तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही चीज पैराग्राफ के साथ ये स्टेटमेंट? नहीं, मैं आपकी बातों से ही ये बता रहा हूँ कि उसने यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, और व्हेन इट्स टीथ सर आर मिसिंग, सर और वैसे एंड भी डिफेक्टिव तो एंड लिखा इट्स ही है क्लॉज है, एंड इट्स क्लॉज। और डिफेक्टिव एंड इट्स क्लॉज बॉन्ड डाउन, यानी जब उसके टीथ मिस हो जाएं या फिर डिफेक्टिव हो जाएं और उसके क्लॉज बॉन्ड डाउन हो जाएं। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या कर रहा था, या कर रहा था। ठीक है, तो जब या वो ले आया है तो आइदर वो वूंड्स हो जाएं, टीथ मिसिंग हो जाएं, या कुछ भी इस तरह की कंडीशन उसमें से कोई भी मेंशन हो जाए, तो वो क्या करेगी, तभी वो करेगा इनकैपेसिटेटेड थ्रू वूंड्स हो जाएगा। बेसिकली यहाँ सर पे फिर इनकैपेसिटेटेड। सर डिफेक्टिव के अब बाद भी फिर और ही आना चाहिए था। यानी आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिफेक्टिव एंड इट्स क्लॉज बॉन्ड डाउन, जी सर ये तो इसको आप गलत हो कलेक्टिव गया। इसको आप कलेक्टिव वे में ले रहे हैं। लेकिन उसने यहाँ पे नीचे लिख दिया है कि वूंड से जब वो नाअहल होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर अपना जो नेचुरल प्रे है जिसका वो खाने का आदी होता है वो नहीं खाएगा और फिर वो इंसानों को मारेगा। तो वो सिर्फ वूंड्स भी मैं यही कह रहा हूं कि कंप्लीट मैसेज दे रहा है, अगर आगे और लिखा हुआ है, सारा मेंशन होने की जरूरत नहीं थी उसके लिए। ओके सर। सर ये वैसे थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है वैसे। थोड़े बहुत नहीं, काफी हैं, हम सारे करेंगे, मतलब कुछ 5 अदद मैं करवा दूंगा और फिर उसके बाद आगे कुछ इसमें इजी भी हैं, दैट मेक सम सेंस। एहसान क्वेश्चन है। सर मैंने नोट किया ना इस वाले हिस्से में अगर हम लोग अपनी assumptions बना के करेंगे ना तो वो आंसर डेफिनेटली गलत आना है। हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है, जितना पैराग्राफ में लिखा हुआ है बस उतना ही करो फॉलो। अगर ज्यादा मतलब हम उसमें लेके आएंगे कि वो एज से रिलेट करो और फिर इससे करो तो फिर तो जवाब गलत ही आना, ऑब्वियस बात है। एहसान, मेरी और तुम्हारी डिस्कशन जो है ना, तुम मेरी बात को फॉलो कर जाते हो, बाकियों का मसला ही यही है कि वो फॉलो अप नहीं ले पाते। तो मैंने उनको यही कहा है कि अपनी एजम्पशंस को फॉर द टाइम बीइंग जरा साइड पे रखो, पैसेज के अकॉर्डिंगली देखो। हमने थोड़ी बहुत एजम्पशन अपनी लेकर आनी होगी, लेकिन प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स, और वो भी टोटली इंप्लाई करनी चाहिए पैसेज के साथ। अब ये बुढ़ापे का शेर के से कोई ताल्लुक जो है वो पैसेज के अंदर नहीं बताया गया था, लेकिन वो यही तो क्रिटिकल सोच है कि आपने पैसेज के अकॉर्डिंगली लेकर जाना है। लॉजिकली तो आपके जहन में बहुत सी सोचें आएंगी, हमने पैसेज के अकॉर्डिंगली रहना है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, बात इतनी सी है। लेकिन सर जो लास्ट क्वेश्चन किया है मतलब आपसे, वो उसमें तो बातें लिखी थी ना पैराग्राफ में, कंडीशंस उसने कही थी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो हाँ ठीक है, वो मैं ठीक है, उसमें, हाँ वो मतलब मैं बात उसमें आपकी यही ठीक है। अर्ज कर रहा था, हाँ मैं यही अर्ज कर रहा था कि अगर उसने वूंड्स के थ्रू कर दिया है इनकैपेसिटेटेड, तो इसका मतलब है कि वो उसको कंसिडर कर रहा है और उसकी वजह से वो अपने आप को फोर्स करता है इंसान को मारने के लिए। तो दैट्स इट, बस एक बात का भी जिक्र हो जाए तो डेफिनेटली ट्रू ही की तरफ जाएंगे हम, बाकियों का जिक्र होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह वो एक बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा कि वो जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स, तो वो उसके लिए 2 रीजंस आ रही थी। तो एक रीजन भी उसकी डेफिनेटली ट्रू होने के लिए काफी थी कि प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी बात काफी थी। दूसरी, एक्सपोर्ट क्यों की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, दूसरी ये भी थी रीजन। तो हाँ, अगर दूसरी चीजें मेंशन कर देता तो वो उसको मजीद ट्रू कर देती, डेफिनेटली ट्रू कर देती। अगर आपका जहन इसके अंदर ये जा रहा है कि वूंड्स के बारे में जिक्र है तो प्रोबेबली ट्रू कर दूं, तो ये ज्यादती है। बात तो वही की गई है ना जो ऊपर पैसेज में लिखी गई है। नहीं सर, असल में ओनली का वर्ड जो आया था ना स्टेटमेंट में, वो थोड़ा सा कर रहा था कि कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, तो टाइगर किल्स मैन ओनली, इंसान शेर इंसान को तब ही मारता है जब उसे जख्मों से नाअहल या माजूर किया गया हो। तो मैन ओनली का थोड़ा सा मतलब आपने पंक्चुएशन वाइज भी लो कि जी तब सर, ही इसका मारता मतलब है। तो यही होगा ना कि वो तब नहीं मारता जब उसके क्लॉज वोन डाउन होते हैं,
या उसके मतलब जो भी है टीथ मिसिंग होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं, वो तब नहीं जी जी मारेगा। एक ही कंडीशन वो बता रहा है कि तब ही मारेगा जब वो इनकैपेसिटेटेड होगा थ्रू वाउंड्स। हाँ। अच्छा मुझे इस एक तरह बात से बताओ, एहसान एहसान और अहमद, अगर मैं इसको चेंज करूं, टाइगर किल्स मैन और कॉमा लगा दूं ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स, तो कोई मतलब चेंज फिर होता है इसका? सर फिर मेरे ख्याल से डेफिनेटली ट्रू जा सकते हैं उसमें, आई थिंक सो, कोई हाँ, ऐसी बात नहीं। टाइगर किल्स मैन ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। और अब अगर मैं जो कॉमा जो है वो फॉर एग्जांपल यहां पे लगाता हूं, टाइगर किल्स मैन ओनली, यहां पे अब कॉमा लगाता हूं, मैन ओनली यानी हर हाल में मैन को किल करेगा व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। तो मतलब चेंज होता है दोनों में? सर ऐसा मतलब आई थिंक सो नहीं चेंज। सर नहीं, इतना चेंज नहीं हो रहा, वही सेंस बना रहा है। वही बाय सर सेंस कॉमा, वैसे ओनली को खत्म ही कर दे, कोमा भी ना आए, टाइगर किल्स मैन व्हेन इट हैज बीन कैपेसिटेटेड थ्रू वाउंड्स, इस तरह भी अगर लिखा होता तो ये डेफिनेटली फॉल्स होता फिर। अहमद अगर ओनली खत्म कर दूं ना तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। टाइगर किल्स मैन व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। सही, तो ये हो जाएगा। हाँ हाँ, तो टाइगर इंसान को मारता है जब वो उसको जख्म आए होंगे, हर हाल में मारेगा भाई जब वो जख्म आ जाएंगे उसको, इसका मतलब ये बन जाएगा। ओनली का मतलब ये है कि तभी मारेगा जब वो माजूर होगा। ठीक है, सर समझ नहीं लग रही। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर ओनली बीच में से स्किप कर दो, फर्ज करो ओनली निकाल दिया, अब पढ़ो इसको, प्लीज टाइगर किल मैन व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। तो सर शेर ये इंसान बता को, तो रहा है, वैसे पैराग्राफ में ये बात बता तो रहा है। नहीं, नहीं, वो शेर इंसान को मारेगा यानी हर हाल में मारेगा। कब मारेगा? व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स, यानी जब भी उसको जख्म आएंगे वो क्या करेगा? इंसान को मारना शुरू कर देगा। हमने तो ये कहा है कि टाइगर किल मैन, वो इंसान को मारता है कब? तब ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वुंड्स। तो मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बहरहाल अगला एक आसान है, इसको एंजॉय करते हैं जी। A radical new surgery procedure laughed at not long ago। एक न्यू सर्जरी का प्रोसीजर है, laughed at not a long ago का क्या मतलब है? ज्यादा देर की बात नहीं है जब इसका मजाक उड़ाया जाता था। Is holding out fresh hope for patients। वो एक फ्रेश होप है पेशेंट्स के लिए। किसके पेशेंट्स के लिए? पेशेंट्स ऑफ कार्डियक मायोपैथी और एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। तो कार्डियक मायोपैथी और एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट ये दोनों सेम ही चीजें हैं। द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान, ये टेक्निक अब पाकिस्तान में भी आ गई है। अलाउज पेशेंट्स टू गो होम 2 weeks आफ्टर द ऑपरेशन टू लीड अ नियर नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ, ताकि वो जी सकें नियर नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी कहते हैं मोशनलेस जिंदगी को, या फिर इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा स्लैंग में देखें तो इसको बेहुदा भी कहते हैं वैसे। ठीक है, अक्सर जो ओबीज लोग होते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, ओवरवेट होते हैं, वो बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसके हवाले से भी थोड़ा रेफरेंस दिया जा सकता है। अच्छा खैर, कार्डियक मायोपैथी इज अ कंडीशन दैट हैज अ वैरायटी ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं? एन अटैक फ्रॉम वन ऑफ द 20 आइडेंटिफाइड वायरसेस, पैरासाइट इंफेक्शन, लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज एंड ब्लड प्रेशर कुड ब्रिंग इट ऑन। तो ये तमाम चीजें उसको कार्डियक मायोपैथी को क्या कॉज होंगी। एंड इन रेयर केसेस इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ एंड इज इवन नोन टू रन इन फैमिलीज। और बहुत रेयर केसेस के अंदर ये चाइल्ड बर्थ तक भी जाती है फॉलो करते हुए, एंड इज इवन नोन टू रन इन फैमिलीज। इवन नोन टू रन इन फैमिलीज का मतलब क्या है? कि ये जेनेटिक है, तभी तो रन इन फैमिलीज कर रही है। द कंडीशन इज मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट चैम्बर। तो कंडीशन ये मार्क की जाती है बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर का साइज इंक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग, और डिक्रीज कर जाती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग हार्ट की। जी, क्वेश्चन इज कार्डियक मायोपैथी इज हेरिडिटरी। क्या वो हेरिडिटरी है?
हेरिडिटरी का क्या मतलब है? मोरूसी, जेनेटिक। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, कार्डियक मायोपैथी के कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि कार्डियक मायोपैथी खानदान के अंदर रन करती है, तो ये मुमकिन है कि ये मोरूसी बीमारी हो। उसने खुद ही कहा है इट कुड का वर्ड नजर आया, की वर्ड, तो इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ एंड इज इवन नोन टू रन इन फैमिलीज। इफ इट कुड इवन नोन टू रन इन फैमिलीज, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? प्रोबेबली ट्रू होगा। तो वो ऊपर भी बात यही कर रहा था, तो हमने भी उससे गिवन फैक्ट से ये एम्प्लॉय किया कि अगर ये रन कर रही है फैमिली के अंदर, तो ये क्या हो सकती है? जेनेटिक हो सकती है, मोरूसी हो सकती है, या बाप दादा से मिलने वाली बीमारी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर प्रोबेबली ट्रू होगा। द न्यू टेक्निक वाज नेवर ट्राइड इन पाकिस्तान इन द पास्ट। ये नई टेक्निक जो है ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं की गई थी पाकिस्तान के अंदर पास्ट के अंदर। तो उसने खुद ही पैसेज के अंदर कहा है द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान, ये अब आई है पाकिस्तान में। तो इससे ये जाहिर होता है कि पास्ट के अंदर इसको ना ही ट्राई किया गया है, ना ही इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये अब आई है पाकिस्तान में, तो पास्ट में इसके से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोशिशें नहीं की गई। तो डेफिनेटली ट्रू इसका राइट आंसर होगा। द कार्डियक मायोपैथी स्लोज डाउन द हार्ट बीट। इन द लास्ट ये कहता है कार्डियक मायोपैथी स्लो डाउन कर देती है हार्ट बीट को। लास्ट सेंटेंस के अंदर देखें, द कंडीशन इज मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट चैम्बर एंड डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग। तो कार्डियक मायोपैथी की निशानदही ही तब होती है जब इसकी एफिशिएंसी में कमी आती है। तो जब उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग दैट लीड्स टू द हार्ट बीट क्या स्लो हो जाने के लिए। तो मेंशन लास्ट पैरा के अंदर है, तो कार्डियक मायोपैथी स्लोज डाउन द हार्ट बीट, यस इट इज। तो इसका राइट आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा। 13. Earlier, the patients suffering from the cardiac myopathy were required to travel abroad for such operation. ये तो इजी है, इसका सिंपल सेंस बनती है कि अर्लियर जो इसके कार्डियक मायोपैथी के पेशेंट्स थे जो कि सफर कर रहे थे इससे, वो रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अब्रॉड फॉर सच ऑपरेशन। अब आप एज्यूम करेंगे हाँ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन मुझे पैसेज में बताओ ना, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, पैसेज में कुछ जिक्र नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जब कुछ नहीं कह सकता तो डाटा इनएडिक्वेट, एज्यूम नहीं करना। कुछ भी ऐसी बात लिखता है जो कि ऊपर डाटा में नहीं दी गई, हम उसको डाटा इनएडिक्वेट करेंगे स्ट्रेट अप। द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हार्ट। ये भी लास्ट पैरा में मेंशन है कि अगर आपके पास इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट चैम्बर होता है तो उसके एवज क्या होगा? डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट यानी एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हार्ट, यस इट इज। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आपके पास हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी इनवर्स रिलेशन के तहत साइज ऑफ हार्ट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या मेंशन कर रहा था लास्ट में, तो विच वुड बी डेफिनेटली ट्रू। एहसान सर हमने ना जब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11, द न्यू टेक्निक वाज नेवर ट्राइड इन पाकिस्तान इन द पास्ट। तो सर इसके बारे में भी तो हमें पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया कि लाइक वो पहले उन्होंने यूज की या ट्राई किया या नहीं किया। हो सकता है उन्होंने किया हो लेकिन उनके पास इतने वो वसाइल वगैरह ना हो कि वो इस चीज की तरह इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं, तो ये सेकंड लाइन के अंदर तुम्हें नजर आ रहा है द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान। तो टेक्निक अब आई है पाकिस्तान के अंदर, इससे क्या जाहिर होता है? ये क्या एम्प्लॉय करता है कि पहले कुछ भी काविशें नहीं हुई। तो फिर सर ये जो 13 वाला इसमें भी तो हमें जाहिर हो रहा है ना, जैसे अर्लियर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कि वो अब्रॉड जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में वो ट्रीटमेंट है नहीं तो फिर वो अब्रॉड जाके करवाएंगे, फिर ये भी तो हमें जाहिर हो रहा है। नहीं, किधर जाहिर हो रहा है? इसकी कहाँ पे बात लिखी हुई है? मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 का ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि न्यू टेक्निक वाज नेवर ट्राइड इन पाकिस्तान इन द पास्ट, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था
तो बात ऊपर पैसेज से पता चल रही है कि द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान, ये अब पाकिस्तान में आई है, ठीक है। तो अब अगर ये पाकिस्तान में आई है तो मैं ये उससे ये अंदाजा लगा रहा था, यानी ये डेफिनेटली ट्रू इस वजह से है कि जाहिर सी बात है कि अब पैसेज के अकॉर्डिंगली भी थोड़ी सी कॉमन सेंस आएगी कि अगर ये अब आई है पाकिस्तान में, तो अगर आप जहन में ये करते हैं कि वो आई थी नहीं आई थी, उसने सही तरह से वर्किंग नहीं की थी, तो ये पैसेज में मेंशन नहीं। अब अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि नाउ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अब आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली कोई इसके ऊपर वर्किंग या ट्राई नहीं किया गया, तभी पाकिस्तान में अब ठीक तरीके से आई है। अगर वो पहले कुछ इस तरह की बात होती तो वो उसको मेंशन करनी चाहिए थी। मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है। और फिर 13 में अर्लियर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक मायोपैथी वर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अब्रॉड फॉर सच ऑपरेशन। पहले क्या हो रहा था उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। एट द सेम टाइम जब ये कार्डियक मायोपैथी और एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट और ये टेक्निक आई, तो वो जो पर्सन थे वो इज होल्डिंग आउट फ्रेश होप फॉर पेशेंट्स ऑफ कार्डियक मायोपैथी, यानी वो एक फ्रेश होप लेकर चल रहे थे कि देयर हैज टू बी समथिंग जो कि न्यू आ जाए। जी साहब, साथ बेका। हाँ जी सर। सर वैसे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे तो हम कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कहें भी कि अगर हमने कोई केस बनाया कि पहले ये टेक्निक नहीं थी, तो ये भी हो सकता है कि इससे पहले और तो टेक्निक्स थी ना कार्डियक मायोपैथी की, तो उससे पाकिस्तान में इलाज हो भी सकता था, लेकिन खैर ऑब्वियसली वो तो मेंशन नहीं है, तो हमने सीधा डेटा इनएडिक्वेट ही उसको करना है। जी, तो नहीं, वो जो हमारा क्वेश्चन जो था कार्डियक मायोपैथी न्यू टेक्निक वाज नेवर ट्राइड इन पाकिस्तान इन द पास्ट। नाउ इन की बात कर रहा हूं ना कि उनको ट्रैवल अब्रॉड अर्लियर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक मायोपैथी वो अब सफर कर रहे थे, वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे, क्या नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि ये तो नई टेक्निक की बात हो रही है ना, कोई पुरानी टेक्निक भी तो होगी, वो क्या पता वो पाकिस्तान में भी हो। ठीक है, अगर वो होती तो देन अगेन डेटा इनएडिक्वेट। लेकिन वही बात है, डेटा इनएडिक्वेट है, वो तो अंदर हमें लिखा नहीं था, उसके बाहर जाएंगे नहीं, उसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, अलीना क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर आपने जो अभी बताया है वो मुझे समझ आ गई, लेकिन वैसे अगर हम फ्रिक्वेंटली सेंटेंस को पढ़े ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान अलाउज पेशेंट्स टू गो होम टू, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में अब जो ये टेक्निक है वो पेशेंट्स को अलाउ करी है कि वो घर जाए। यहाँ पे ये बताया ही नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान में आ चुकी है। सेंस ही नहीं बन रही। हाँ, सेंस नहीं बन रही। द टेक्निक नाउ इन पाकिस्तान के बाद कॉमा है, पंक्चुएशन आपको मेरे से ज्यादा अच्छी आती होगी। तो अलाउज पेशेंट टू गो होम 2 वीक्स आफ्टर द ऑपरेशन, ये उसकी कंडीशन बता रहा है कि ऑपरेशन के बाद ये कंडीशन होती है। हमने तो टेक्निक से ये देखना था कि टेक्निक आ गई है कि नहीं आई। टेक्निक आ चुकी है, अब उसके बाद उसके अंदर और उसके इलाज में क्या हो रहा है, ये वो कुछ आगे बातें वो आगे बता रहा था। हमने सिर्फ ये देखना था कि टेक्निक आई है कि नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन जो 11 है वो विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक ही है कि वो ट्राई की गई थी कि नहीं की गई थी। तो नाउ इन पाकिस्तान से क्या मतलब पता चलता है कि ये अब आई है पाकिस्तान में। अगर ये अभी आई है पाकिस्तान में तो उससे पहले इसका मतलब है कि इसको कोई ट्राई श्राई नहीं किया गया। ये इम्प्लाई करता है गिवन फैक्ट के साथ। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कर रहा। जी, थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 15 to 18, क्वेश्चन नंबर 19 to 22, क्वेश्चन 23 to 26, ये 3-4 पैराग्राफ्स आप इसके पढ़ लीजिएगा। आगे जो भी इसकी डिस्कशन होगी, आई होप सो कि आपको इसका जो सेंस है वो समझ आ गई होगी दैट यू नीड टू बाउंड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। व्हाटएवर योर ओपिनियंस, व्हाटएवर योर थॉट्स आर, उसको आप साइड पे रखें। प्रैक्टिस करें इसकी, आंसर्स अपने लगाइएगा, बैक एंड पे जाके आंसर्स देखिएगा और फिर उनको रिलेट कीजिएगा कि क्या किस सेंस के तहत ये आंसर इस तरीके से हो रहा है। और फिर जब आप वो कर लेंगे तो अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस में मसला होगा तो यू नीड टू डिस्कस इट विद मी। कल मैं आऊंगा, कल मैं आके इसका जो मिसलेनियस वाला जो चैप्टर है ना, जिससे क्विज के अंदर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑड मैन आउट से रिलेटेड और
जी सुमैया क्वेश्चन कर रही थी। हाँ सुमैया। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो इन क्वेश्चंस में हमारे अपने ओपिनियंस हैं सर, अगर हम इनको मतलब अटैच ना करें तो ये तो इजीली हल हो जाने हैं। तो जैसे अभी इतनी जो बहस की है सर, इस तरह से अगर ना हो नहीं, इसको तो बहस से ही करना पड़ेगा बच्चे, ये तो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल ही होगी, वो आपको बहस से ही नतीजे मिलेंगे। कॉज सर मीन सर अज्यूम तो हमें कुछ नहीं करना ना इसमें, सिर्फ वही है ना कि जो पैराग्राफ में लिखा है हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने। हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉबेबली ट्रू है वो बताया गया है काफी ऑप्शंस के अंदर, काफी पैराग्राफ्स के अंदर। जो लास्ट पैराग्राफ है ना उसके अंदर एक ऑप्शन के अंदर प्रॉबेबली फॉल्स बताया गया है। नाउ आई लीव अप टू यू कि आप उसके अंदर जाके प्रॉबेबली फॉल्स वाला ऑप्शन देखें, पढ़ें और समझें उसको कि प्रॉबेबली फॉल्स कैसे हो रहा है। सिर्फ जहन में ये ख्याल रखना है कि चांसेस ऑफ बीइंग फॉल्स इज ग्रेटर देन चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू होंगे तो प्रॉबेबली फॉल्स करेंगे, और वो भी हमें assumption इतनी नहीं लेकर आएंगे, वो उसके पैसेज के अंदर से ही फोर्सफुली एम्प्लॉय कर रहा होगा। जब एम्प्लॉयज करेगा पैसेज के अकॉर्डिंगली तो फिर हम प्रॉबेबली ट्रू प्रॉबेबली फॉल्स के ऊपर आएंगे कि 100% नहीं एम्प्लॉय कर रहा। 100% एम्प्लॉय करता तो डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स के तहत जाएंगे, तो प्रॉबेबली तब आएगा। ठीक है, प्रॉबेबली को मेनली जो है ना वो लीड करो। और मैं थोड़ा सा ना मजीद कॉन्फिडेंस भी दे दूं कि ये जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं ये पैसेज बेस्ड कंक्लूजन्स हैं, और ये थोड़ा सा इनका डिफिकल्टी क्राइटेरिया हमने एनहांस करके रखा हुआ है। Whereas जो पीएमसी ने जो अपने ओरिजिनल उसमें दिया था दैट वाज क्वाइट इजी एंड सिंपल। ठीक है, कि अहमद स्टाफ आर हैप्पी, ठीक है, और अहमद की कंपनी ने 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक नजर जाके ना इनके क्वेश्चंस को करने के बाद जरा वो अहमद वाला क्वेश्चन करना बहुत इजीली हो जाएगा। यस सर। सर पीएमसी के क्वेश्चंस आप करवाएंगे सर, मतलब क्लास में? कौन से क्वेश्चंस? वो जो सर वो सैंपल पेपर भी हैं और उनके मतलब अब तो टेस्ट भी आ गए हैं सर, प्रैक्टिस टेस्ट। तो भैया मैं वो तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है ना इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने एफएलपीज के अंदर, तो उनको एफएलपीज के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा, तो वो उनको कुछ हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो एफएलपीज में कवर हो जाएंगे। बाकी कल मैं आके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसके ऊपर 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा लूं उसके, देन वी आर डन विद लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद फिर सैटरडे को आपका इन तीनों यूनिट्स का कंबाइंड टेस्ट है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का जाकर टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस करने के बाद फिर उसका करें। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर मेरी और आपकी बहस ही रहेगी, आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। मैं आपको कुछ इसके अंदर की पॉइंट्स ही बता सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है? यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। नवेरा पटूल क्वेश्चन। मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने आगा खान में भी अप्लाई किया ना, तो उसके मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चन होते हैं, साइंस रीजनिंग के, तो वो उसकी प्रैक्टिस में किस तरह करूं? Where do you live? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। एक्चुअली मैं सजेशन आपको ये देना चाह रहा था कि अगर आप लाहौर में हो तो लाहौर के अंदर तो हम ये 3 आवर्स का एक एक्सक्लूसिव सेशन मैं ही पढ़ा रहा हूँ आगा खान के लिए ना, मैथ रीजनिंग। तो अगर आप लाहौर में हो तो यू कुड कम टू आवर कैंपस, और कैंपस में एडमिशन ऑफिस से आप पता कर लेते तो फिर आपको वो टाइम बता देते कि जब 3 आवर्स की जो है ना एक्सक्लूसिव क्लास होगी। तो मैं इधर की मैनेजमेंट को कह देता हूं कि अगर यहाँ पे भी आगा खान के बच्चे काफी ज्यादा हैं तो वो आप मैनेजमेंट को, ये जो वर्चुअल कैंपस की मैनेजमेंट है, उनको अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि सर हमने आगा खान का टेस्ट देना है, तो उसके अंदर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टीचर उसके लिए तैयारी के लिए दिया जाए। तो अगर एक प्रॉपर चैनल से बात होगी तो फिर शायद मैं आपको वो पढ़ाने के लिए आ जाऊँ, और फिर एट द सेम टाइम साइंस रीजनिंग का भी ये टीचर फिर कोई ना कोई अरेंज कर देंगे। बट ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े मतलब अच्छी काउंट में होंगे। सर अगर ये पॉसिबल ना हुआ तो अगर मैं खुद सेल्फ स्टडी करूं तो वो फिर किस तरह करूं? I'll let you know the topics. किप्स की एक बुक है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। सर मैंने इसकी वो प्रैक्टिस बुक तो ली हुई है स्मार्ट ब्रेन की, तो उसी से अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो वो इनफ होगी?
हाँ जी, लेकिन AKU का ना वो देख लेना, उसका सैंपल देख लेना। वो सैंपल के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के दिए गए हैं, तो वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आपको उसमें करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि स्मार्ट ब्रेन के अंदर वो होंगे, उसके अंदर वही रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, ज्योमेट्री, नंबर्स, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि वो मैंने भी पढ़ी हुई है। ठीक है सर। तो वो सैंपल के हिसाब से देखना, वो सैंपल के हिसाब से फिर सर्च करना कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चन शायद तुम्हें गूगल पे मिल जाए, तो फिर उनकी तैयारी वहां से कर सकते हो, या यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एज वेल कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्या है, और फिर उसका सैंपल पेपर सॉल्व करना तो इजीली हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। डू प्रैक्टिस ऑल ऑफ यू क्रिटिकल थिंकिंग। ऑल्दो हमारी कुछ एम्बिग्विटीज थी, मेरी और आपकी राय में इख्तलाफ ही रहा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें और आई होप सो कि आपको कुछ टेक्निक पता चल जाएगी। ये जो पैसेजेस हमने दिए हैं दे आर टफ, राइट, लेकिन जो पैसेज PMC में आएगा वो थोड़ा सा कदरे आसान होगा, तो लेकिन हमने बेसिक थीम ही समझनी थी कि हमने पैसेज के अकॉर्डिंगली चलना। आई सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।